नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज इस बुलेटिन में बात होगी 74वें गणतंत्र दिवस पर निकली झांकियों पर छाए भगवा रंग की। हाथ से जोड़ो हाथ अभियान से मजबूत होती कांग्रेस की। बात करेंगे पीएम मोदी पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर मचे बवाल की, जोशीमठ की बढ़ती मुश्किलों की। जानेंगे नवजोत सिंह सिद्धू की जेल से क्यों टली रिहाई, सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंचा दिल्ली नगर निगम में मेयर चुनाव का मामला। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी भारत में मानवाधिकारों के हनन की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। हैदराबाद हाईकोर्ट के दखल के बाद गवर्नर हाउस में रिपब्लिक डे समारोह का हुआ आयोजन। तेलंगाना सरकार ने तीसरे साल भी गणतंत्र दिवस कार्यक्रम से बनाई दूरी। कर्नाटक में जेडीएस में पड़ी फूट। एचडी देवगौड़ा बहू भवानी रेवन्ना ने हासन से विधानसभा चुनाव लड़ने का किया ऐलान। कुमारस्वामी ने टिकट देने से किया इनकार। भारत में लॉन्च हुई दुनिया की पहली कोरोना नेजल वैक्सीन। बूस्टर डोज के तौर पर दी जाएगी वैक्सीन। हलवा सेरेमनी के साथ केंद्रीय बजट की छपाई का काम हुआ शुरू। 1 फरवरी को संसद में बजट पेश करेंगी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। ये तो थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। आज देश भर में 74वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस गणतंत्र दिवस की थीम जन भागीदारी थी। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी इस बार गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि बने। आज कर्तव्य पथ पर निकाली झांकियों के सहारे बीजेपी ने 2024 के लिए अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश की। तो क्या बीजेपी को सता रहा है हार का डर? कैसे झांकियों के सहारे बीजेपी ने चमकाई अपनी सियासत? देखते हैं इस रिपोर्ट में। इस साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं, तो वहीं 2024 में लोकसभा चुनाव हैं। देश के जो हालात हैं उनमें बीजेपी की सत्ता के सामने कई चुनौतियां हैं। बीजेपी को अपने हाथ से सत्ता जाती दिख रही है। शायद इसी हार के डर से बीजेपी ने अभी से हिंदुत्व का सहारा लेना शुरू कर दिया है। इसकी झलक आज 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्तव्य पथ पर भव्य परेड में भी देखने को मिली। परेड के दौरान उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, गुजरात, पश्चिम बंगाल, असम सहित कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की खूबसूरत और मन को मोह लेने वाली झांकियां निकली। लेकिन झांकियों को धर्म की चादर उड़ाकर पेश किया गया। वैसे इस बार ज्यादातर झांकियों की थीम नारी शक्ति पर आधारित थी, लेकिन इन झांकियों पर धर्मनिरपेक्षता नहीं बल्कि भगवा रंग ज्यादा नजर आया। भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत, आर्थिक और सामाजिक प्रगति को देखने वाली 23 झांकियों ने परेड में हिस्सा लिया। इन सभी झांकियों में से 17 झांकियां अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की थी, जबकि 6 झांकियां अलग अलग मंत्रालयों और विभागों की थी। इस बार यूपी की झांकी की थीम अयोध्या का भव्य दीप उत्सव रहा, तो हरियाणा की झांकी में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को दिखाया गया। पश्चिम बंगाल की झांकी में दुर्गा पूजा, तो महाराष्ट्र की झांकी में 3 शक्तिपीठ दिखाए गए। झारखंड की झांकी में बाबा बैद्यनाथ धाम, असम की झांकी में सेनानियों अध्यात्म की भूमि को पेश किया गया। जम्मू कश्मीर की झांकी में नया जम्मू कश्मीर दिखाया गया। यानी इन झांकियों के बहाने बीजेपी ने फिर से धार्मिक कार्ड खेला है। यानी इस बार झांकियों में देश की साझी विरासत को पूरी तरह से त्याग दिया गया। बीजेपी के लिए 2024 का चुनाव जीतना आसान नहीं है। शायद यही वजह है कि बीजेपी ने अभी से हिंदुत्व का सहारा लेना शुरू कर दिया है। इधर कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के समापन से पहले ही अपने एक और बड़े अभियान हाथ से हाथ जोड़ो की शुरुआत कर दी है। कांग्रेस के इस अभियान ने बीजेपी के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। भारत जोड़ो यात्रा के समापन से पहले कांग्रेस ने आज एक बड़े अभियान की शुरुआत की है। आज से देश भर में हाथ से हाथ जोड़ो कैंपेन शुरू हो गया है। इस अभियान के दौरान पार्टी आम जनता से जुड़ने की कोशिश करेगी। इसके लिए राहुल गांधी ने जनता के नाम एक खत लिखा है, जिसमें कांग्रेस के नेतृत्व में एक स्वर्णिम भारत का वादा किया गया है। राहुल गांधी ने लिखा कि कांग्रेस परिवार पिछले 137 सालों से भारत की प्रगति के लिए समर्पित है। कांग्रेस ने हर मुश्किल समय में भारत को जोड़ने का काम किया है। आज फिर भारत एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है। कांग्रेस ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू किया है। आप इस अभियान का हिस्सा बनकर एक ऐसे स्वर्णिम भारत के निर्माण में हमारा साथ दें, जहां हर भारतीय के पास सपने देखने और उसे पूरा करने के समान अवसर उपलब्ध हों। अब इस खत को कांग्रेस पार्टी घर घर ले जाएगी और लोगों को सौंपेगी। इसके अलावा पार्टी कार्यकर्ता देश भर के 6 लाख गांवों और 2.5 लाख ग्राम पंचायतों के 10 लाख मतदान केंद्रों के हर घर तक पहुंचेंगे और मोदी सरकार की नाकामियों की चार्जशीट पहुंचाएंगे। ये अभियान 26 मार्च को खत्म होगा।
कांग्रेस के मुताबिक पार्टी की योजना घर घर चुनाव प्रचार के अलावा बड़ी संख्या में पदयात्रा और रैलियां करने की है। कांग्रेस के अनुसार इस अभियान का मुख्य बिंदु ये है कि कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी हर राज्य की राजधानी में महिला पदयात्रा आयोजित करें। आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अंतिम पड़ाव के करीब है। 7 सितंबर 2022 को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई यात्रा 19 जनवरी को जम्मू कश्मीर पहुंची थी, जो 30 जनवरी को श्रीनगर में खत्म होगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी पहले ही बैकफुट पर थी। अब प्रियंका गांधी की रणनीति से बीजेपी बेहाल है। बेहाल तो इस वक्त पीएम मोदी हैं। उन पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर बवाल थमता नजर नहीं आ रहा है। देश भर में डॉक्यूमेंट्री पर बैन है, लेकिन उसके बावजूद कई शिक्षण संस्थानों में इसकी स्क्रीनिंग की जा रही है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। गोधरा मामले को लेकर तैयार की गई बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट भी जारी हो चुका है। डॉक्यूमेंट्री का पहला पार्ट 17 जनवरी को जारी हुआ था और उसके बाद से ही देश में हंगामा मचा है। यह हंगामा भी शांत होता नजर नहीं आ रहा है। मोदी सरकार ने इस डॉक्यूमेंट्री पर रोक लगा दी है। सरकार के इस फैसले को देश भर के तमाम छात्र संगठनों ने चुनौती दी है। देश की तमाम यूनिवर्सिटी में इसकी स्क्रीनिंग कराई जा रही है। सबसे पहले हैदराबाद यूनिवर्सिटी में छात्रों ने इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग कराई। जेएनयू और जामिया में इसे लेकर हंगामा हुआ। केरल और पंजाब में तो कांग्रेस और लेफ्ट से जुड़े तमाम संगठनों ने इसकी स्क्रीनिंग कराई है और अब कई और संस्थान इसमें हिस्सा लेते नजर आ रहे हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के छात्रों ने भी शनिवार को इंडिया द मोदी क्वेश्चन की स्क्रीनिंग का ऐलान किया है। TISS मुंबई में प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स फोरम ने कहा है कि सरकार ने डॉक्यूमेंट्री को बैन कर दिया है। हम सरकार के फैसले के विरोध में ये स्क्रीनिंग कराने जा रहे हैं। PSF ने कहा है कि जेएनयू के छात्रों के साथ एकजुटता दिखाने और केंद्र सरकार की सत्तावादी सेंसरशिप के खिलाफ हम ये कदम उठा रहे हैं। PSF ने 28 जनवरी को सभी छात्रों को डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग में शामिल होने के लिए न्योता दिया है। इस बीच जामिया में इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की तैयारी है, लेकिन छात्र संगठनों ने संस्थान के छात्रों की रिहाई तक स्क्रीनिंग का प्लान स्थगित कर दिया है। छात्रों की रिहाई के बाद जामिया में इसकी स्क्रीनिंग पर फैसला हो सकता है। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर मचे बवाल पर अब सवाल उठ रहे हैं। क्या बीजेपी जानबूझकर इसे तूल दे रही है? क्योंकि इस बार भी दो समुदायों के बीच नफरत फैलाई जा रही है। अब बात जमीन में धंसते जोशीमठ की। जोशीमठ को लेकर बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। दावा किया जा रहा है कि जोशीमठ के नीचे जमीन खोखली हो चुकी है। आशंका है कि जोशीमठ कभी भी जमीन में समा सकता है। इस रिपोर्ट के बाद जोशीमठ बचाने में जुटे वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आने लगी हैं। क्या है पूरी खबर, देखते हैं इस रिपोर्ट में। जोशीमठ पर आई आफत लगातार बड़ी होती जा रही है। आपदा का अध्ययन कर रही टीमों ने दावा किया है कि सतह के नीचे काफी मिट्टी पानी के साथ बह गई है। 450 से ज्यादा स्थानों पर जमीन पर पड़ी दरारें 50 मीटर तक गहरी हो चुकी हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक जोशीमठ में हालात डराने वाले हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये स्थिति जोशीमठ के करीब 30% हिस्से में है। जांच टीम ने इस क्षेत्र में बसे 4000 से ज्यादा लोगों को निकालकर फौरन किसी दूसरे स्थान पर बसाने का सुझाव दिया है। केंद्रीय एजेंसियों ने इससे जुड़ी रिपोर्ट राज्य सरकार और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को भेज दी है। इसके बाद NDMA ने बुधवार को ही केंद्रीय गृह मंत्रालय में इसे पेश कर दिया था। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जोशीमठ में बोल्डरों के नीचे से मिट्टी पानी के बहाव की वजह से निकल चुकी है। ऐसे में बोल्डर कभी भी सरक सकते हैं। इस इलाके में करीब 2500 परिवार रहते हैं। इनमें रहने वालों की संख्या 4000 के आसपास है। ऐसे में संभावित खतरा इन सभी 4000 लोगों के ऊपर है। दूसरी तरफ जोशीमठ में उद्यान विभाग की जमीन पर निर्माणाधीन मॉडल प्री फैब्रिकेटेड शेल्टर जल्द बनकर तैयार होने वाला है, जबकि चमोली के ढाक गांव में भी प्री फैब्रिकेटेड शेल्टर बनाए जा रहे हैं। जैसे ही ये शेल्टर तैयार हो जाएंगे, अस्थायी तौर पर प्रभावित परिवारों को यहां बसाया जाएगा। इस बीच जोशीमठ में असुरक्षित घोषित 2 होटलों, लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन और 3 निजी भवनों को तोड़े जाने का कार्य भी केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान की तकनीकी निगरानी में किया जा रहा है। जोशीमठ के अस्तित्व पर संकट के बादल छाए हुए हैं। संकट तो कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू की जेल से रिहाई पर भी है। पटियाला सेंट्रल जेल में बंद नवजोत सिंह सिद्धू की आज जेल से रिहाई होनी थी। सिद्धू समर्थक पटियाला में उनके घर पर सुबह से ही जुटना शुरू हो गए थे। जेल से निकलने के बाद सिद्धू को सबसे पहले गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब पहुंचना था, जो उनके घर के रास्ते में है, लेकिन अंतिम समय पर सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ, देखते हैं इस रिपोर्ट। नवजोत सिंह सिद्धू की रिहाई का उनके समर्थक इंतजार कर रहे थे। 1 महीने से ही चर्चा चल रही थी कि सिद्धू को 26 जनवरी को रिहा किया जाएगा।
गणतंत्र दिवस पर पंजाब की मान सरकार सिद्धू की बची हुई सजा को माफ कर देगी, लेकिन सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आ रहा था, जिसके बाद से ही सवाल उठ रहे थे कि कहीं सिद्धू की रिहाई को टालने की कोशिश तो नहीं की जा रही है। और आज सुबह नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर ने ट्वीट कर इस सवाल का जवाब दे दिया और बताया कि पंजाब सरकार सिद्धू को रिहा करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसे सिद्धू से डर लग रहा है। दरअसल जेल प्रशासन ने जिन 50 कैदियों की समय से पहले गणतंत्र दिवस पर रिहाई की सिफारिश पंजाब सरकार से की थी, उसे भगवंत मान सरकार ने मंजूरी नहीं दी है। जिन कैदियों की रिहाई की सिफारिश की गई थी, उसमें नवजोत सिंह सिद्धू का नाम भी शामिल था, लेकिन सरकार की मंजूरी न मिलने के चलते सिद्धू की रिहाई भी फिलहाल टल गई है। इसके बाद नवजोत कौर सिद्धू ने पंजाब सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा, नवजोत सिद्धू बड़े अपराधियों की कैटेगरी में आते हैं, इसलिए सरकार उन्हें राहत नहीं देना चाहती। आप सभी से निवेदन है कि उनसे दूर रहें। नवजोत कौर का तंज ही बता रहा था कि आखिर पंजाब सरकार को सिद्धू से डर क्यों लग रहा है। दरअसल सिद्धू की लोकप्रियता से पंजाब की आप सरकार डरी हुई है। पहले माना जा रहा था कि सजा से राहत के लिए सभी चीजें सिद्धू के पक्ष में हैं। जेल में नवजोत सिंह सिद्धू का आचरण अच्छा पाया गया था। उन्हें जेल में क्लर्क के कामकाज की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। जेल में नियम होने के बावजूद सिद्धू ने कोई छुट्टी तक नहीं ली थी, जो उनकी जेल से रिहाई के लिए उनकी दावेदारी को और मजबूत करता है। लेकिन सिद्धू की रिहाई से पंजाब सरकार को जरूर परेशानी हो सकती थी और शायद इसलिए मान सरकार ने उनकी रिहाई को लटका दिया। सिद्धू की जेल से रिहाई फिलहाल तो मुश्किल दिख रही है। अब ये तो पंजाब की आप सरकार के ऊपर है कि कब तक सिद्धू जेल से बाहर आ सकते हैं। इधर दिल्ली को कब मिलेगा मेयर, ये अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। दिल्ली नगर निगम के मेयर का चुनाव अभी तक नहीं हो सका है। हंगामे की वजह से सदन की कार्रवाई 2 बार स्थगित हो चुकी है। ऐसे में आम आदमी पार्टी मेयर का जल्द से जल्द चुनाव कराने की मांग कर रही है। आपकी मेयर पद की उम्मीदवार डॉक्टर शेली ओबरॉय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। दिल्ली में एमसीडी मेयर चुनाव का मामला गहराता जा रहा है। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार शेली ओबरॉय ने मेयर चुनाव को लेकर सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने अदालत से मेयर का चुनाव कराने का आदेश देने की मांग की है। आप प्रत्याशी शेली ओबरॉय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें एमसीडी मेयर का चुनाव समय से और तरीके से कराने की मांग की है। याचिका पर शुक्रवार यानी 27 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने की संभावना है। दरअसल एमसीडी मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव बार बार स्थगित हो रहा है। पहले 6 जनवरी को हंगामे की वजह से चुनाव स्थगित हो गया था और 24 जनवरी को एक बार फिर हंगामे की वजह से ही पीठासीन अधिकारी ने मेयर चुनाव को अनिश्चित काल के लिए टाल दिया था। बीजेपी के इस रुख से खफा आप उम्मीदवार शेली ओबरॉय ने मेयर का चुनाव कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। शेली ओबरॉय ने बीजेपी पर जानबूझकर चुनाव टालने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि 15 साल बाद आपने बीजेपी को एमसीडी इलेक्शन में सत्ता से बेदखल किया है। एमसीडी में चुनाव में आपको बहुमत मिला है। कुल 250 पार्षदों में आप 134 पार्षद जीतकर एमसीडी पहुंची है, जबकि बीजेपी के 104 पार्षदों ने जीत हासिल की है। 9 सीटों पर कांग्रेस और 3 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव जीतकर दिल्ली नगर निगम पहुंचे हैं। और बुलेटिन के आखिर में बात भारत में मानवाधिकारों के होते हनन की। आज देश में 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया, लेकिन इस यूरोपीय संसद की सदस्य अल्विना अलामेत्सा ने भारत पर आरोप लगाया है कि देश में मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। उनका साफ कहना है कि भारत में पत्रकारों, लेखकों और एनजीओ के कार्यकर्ताओं के काम में रुकावट डाली जा रही है। और क्या कुछ कहा है यूरोप की संसद सदस्य ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। मोदी सरकार विरोध की आवाज नहीं सुन पाती, यह आरोप अभी तक विपक्षी दल ही लगा रहे थे, लेकिन अब यूरोपीय संसद सदस्य की ओर से भी इसी तरह के आरोप मोदी सरकार पर लगाए जा रहे हैं। फिनिश ग्रीन लीग की नेता और यूरोपीय संसद की सदस्य अल्विना अलामेत्सा ने भारत की वर्तमान स्थिति पर चिंता प्रकट की है। अल्विना अलामेत्सा ने कहा कि भारत में इस समय मानवाधिकारों के उल्लंघन का साया छाया हुआ है। उन्होंने कहा, मैंने भारत में यात्रा के दौरान इन मानवाधिकारों के उल्लंघन को देखा। जब मैं भारत में मानवाधिकार रक्षकों से मिली तो हैरान रह गई कि उनमें से कितने बहुत ही प्रतिबंधित परिस्थितियों में हैं, अप्रत्याशित और मुश्किल भरे माहौल में काम करते हैं। उनके कार्यालय बंद करा दिए गए हैं, उनके फंड फ्रीज कर दिए गए हैं। लोगों की मदद करने वाले एनजीओ को अब पूरी तरह से अंडरग्राउंड होकर काम करना पड़ता है। कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। कई कार्यकर्ताओं को बिना उचित प्रक्रिया के हिरासत में लिया गया और जो लोग बोलने की हिम्मत करते हैं उनको चुप करा दिया गया। अलामेत्सा ने कहा कि भारत लोकतांत्रिक देश है, लेकिन आज इस पर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि सच्चे लोकतंत्र वाला देश सत्तावादी शासन में नहीं पड़ सकता। भारत में लोगों को अपनी सरकार, न्याय प्रणाली और पूरे समाज से अपने संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा की जरूरत है।
भारत में स्थिति तेजी से बिगड़ रही है, फिर भी उम्मीद बनी हुई है। एक्टिविस्ट लड़ते रहते हैं, संगठन काम करते रहते हैं और फ्री मीडिया रिपोर्टिंग करता रहता है। दुनिया को लोकतांत्रिक भारत की जरूरत है।